नमस्कार। कुछ अदालती मामले सिर्फ केस नहीं होते, वे इतिहास का एक अहम मोड़ बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही केस की पड़ताल करेंगे, एक ऐसी महिला के न्याय की लड़ाई जिसने धर्म, कानून और सियासत के बीच एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह बानो केस की। और यही सवाल इस पूरे मामले के दिल में है। सोचिए जरा, कैसे एक अकेली महिला का अपने गुजारे के लिए चंद रुपयों का संघर्ष पूरे देश के कानूनों को हिला सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये तो भारत के सामाजिक ताने बाने से जुड़े कई गहरे सवालों को सतह पर ले आई। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इसकी मुख्य किरदार शाह बानो बेगम से, एक ऐसी महिला जिनके निजी संघर्ष ने, जैसा कि हम देखेंगे, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 43 साल, सोचिए 43 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। शाह बानो की शादी मोहम्मद अहमद खान से इतने ही साल चली थी, लेकिन फिर 1978 में जब वो 62 साल की थीं, उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया और बस उनकी पूरी जिंदगी मानो एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। उनके पति, जो कि खुद एक जाने माने और कामयाब वकील थे, उन्होंने 3 तलाक कहकर उन्हें घर से निकाल दिया। अब 62 साल की उम्र में 5 बच्चों की मां शाह बानो के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था, सिवाय इसके कि वो अपने गुजारे के लिए कानून का दरवाजा खटखटाएं। और जब वो अदालत गईं, तो उन्हें मिला क्या? सिर्फ 25 रुपए महीना। ये रकम अपने आप में उस नाइंसाफी की कहानी कहती है जिसका सामना उन्हें अपनी कानूनी लड़ाई की बिल्कुल शुरुआत में करना पड़ा। और सच पूछिए तो यहीं से उनकी असली लड़ाई का आगाज हुआ। अब देखिए, ये केस सिर्फ एक महिला के मेंटेनेंस या गुजारे भत्ते का नहीं रह गया था। असल में ये भारत की 2 अलग अलग कानूनी व्यवस्थाओं के बीच एक सीधी टक्कर बन गया। चलिए समझते हैं कि ये टकराव आखिर था क्या। तो मामला एक सीधे से सवाल पर आकर टिक गया था, शाह बानो पर कौन सा कानून लागू होगा। एक तरफ था भारत का सेक्युलर कानून, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या CRPC की धारा 125, जो कहता है कि हर पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा अगर वो अपना खर्च नहीं उठा सकती। और दूसरी तरफ था मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो सवाल यही था कि इन दोनों में से कौन सा कानून ऊपर माना जाएगा। यही इस केस का असली पैंच था। और यहीं पर इद्दत शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से पति की जिम्मेदारी सिर्फ इसी इद्दत की अवधि यानी करीब 3 महीने तक ही होती है। उसके बाद पत्नी को कोई गुजारा भत्ता देने की बाध्यता नहीं थी। और यही दलील शाह बानो के पति की तरफ से दी जा रही थी। तो ये मामला निचली अदालत से होते हुए फिर हाई कोर्ट और आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और यहीं पर इस कहानी ने एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ लिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। साल था 1985 और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला शाह बानो के हक में था। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और शाह बानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन ये फैसला सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर था। कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा, पहली बात कि CRPC की धारा 125 हर नागरिक पर लागू होती है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। दूसरी, पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक नहीं है, अगर उसकी पूर्व पत्नी बेसहारा है तो उसे आगे भी मदद करनी होगी। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि किसी को गरीबी और लाचारी से बचाने का जो सेक्युलर कानून का मकसद है वो पर्सनल लॉ से ऊपर है, मतलब इंसानियत पहले। और फिर कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने इस केस को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। अदालत ने कहा कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये संविधान के आर्टिकल 44 का जिक्र था। बस इस एक टिप्पणी ने मानो एक चिंगारी लगा दी और पूरे देश में एक नई जोरदार बहस छिड़ गई। आमतौर पे एक कानूनी जीत के बाद कहानी खत्म हो जाती है ना? लेकिन यहाँ से तो एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये फैसला एक बहुत बड़े सियासी और सामाजिक बवंडर का केंद्र बन गया। देश सचमुच 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग थे, खासकर महिला अधिकार समूह, जो इसे औरतों के हक की एक बड़ी जीत मानकर जश्न मना रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, जिनका कहना था कि ये उनके धर्म और पर्सनल लॉ में सीधी दखलंदाजी है। और इस खींचतान के बीच सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा। और हुआ वही जिसका डर था।
राजनीतिक दबाव काम कर गया और सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को ही पूरी तरीके से पलट दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। 1985 के आखिर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और मई 1986 तक, यानी सिर्फ 1 साल के अंदर, संसद एक नया कानून पास कर देती है जो इस फैसले को बेअसर कर देता है। ये उस वक्त की सियासी उथल-पुथल को साफ दिखाता है। इस नए कानून का नाम था द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 और इसने क्या किया? इसने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसने पति की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी को वापस सिर्फ इद्दत की अवधि तक सीमित कर दिया और इद्दत के बाद की जिम्मेदारी वो महिला के रिश्तेदारों या फिर राज्य के वक्फ बोर्ड पर डाल दी गई। तो क्या कहानी 1986 में खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में इस केस की विरासत आज भी जिंदा है और इसका असर हमें आज भी भारतीय कानून और समाज में देखने को मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि 1986 में कानून बदल दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमारी अदालतों ने हार नहीं मानी। आने वाले सालों में जजों ने इसी नए कानून की अलग अलग तरह से व्याख्या करनी शुरू की और शाहबानो केस के जो मूल मुद्दे थे वो फिर से बहस के केंद्र में आ गए। ये जो पूरी कानूनी खींचतान है वो इस टेबल में साफ दिखती है। 1985 में शाहबानो जजमेंट आया, फिर 1986 में उसे पलटने वाला कानून। लेकिन फिर देखिए, 2001 में डैनियल लतीफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता निकाला। उन्होंने 1986 के कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि पति को अपनी पत्नी के पूरे भविष्य के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रावधान करना होगा, जो सिर्फ इद्दत तक सीमित नहीं है। एक तरह से शाहबानो फैसले की आत्मा को वापस जिंदा कर दिया गया और इसी कड़ी में आगे चलकर 2017 में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर भी बैन लगा। तो सवाल उठता है कि आज भी शाहबानो केस इतना मायने क्यों रखता है? पहली बात, इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर जो राष्ट्रीय बहस आज हम देखते हैं उसकी नींव रखी। इसने जेंडर जस्टिस और धार्मिक कानूनों के बीच के टकराव को बिल्कुल सामने ला खड़ा किया और इसकी विरासत का ही नतीजा है कि हमें आगे चलकर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर बैन जैसे बड़े कानूनी सुधार देखने को मिले। तो शाहबानो की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो आज भी उतना ही मौजूद है कि किसी भी समाज में, किसी भी लोकतंत्र में एक व्यक्ति के अधिकारों और समुदाय के कानूनों के बीच सही संतुलन आखिर कहां और कैसे बनाया जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।